गुड मॉर्निंग पहले विद्यार्थियों। कल अपन रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित कितने प्रकार पढ़े थे? 6 प्रकार पढ़े। अब 2 और प्रकार पढ़ाते हैं, जिसमें 7वां पॉइंट बनता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, और दूसरा है 8वां प्रकार उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब 2 और प्रकार का अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो पहले अपन बात करते हैं इसकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होगी बेटा? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद या क्रियाफल क्रिया करके पुनः क्रियाकारक का निर्माण नहीं करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहते हैं बेटा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहा अपन ने? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक क्रिया करके क्रियाफल या उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में क्रियाफल या उत्पाद पुनः क्रिया करके क्रियाकारक का निर्माण नहीं करते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं बेटा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल देते हैं बेटा, कोई 2 क्रियाधार है A + B, क्रिया करते हैं और क्रिया करके C + B उत्पाद बनाते हैं। अब उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में C + B क्रियाफल वापस क्रिया करके A व B उत्पाद क्रियाकारक का निर्माण नहीं करते हैं, तो वो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी होगी बेटा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होगी। कौन सी होगी? अब इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में जैसे जैसे क्रियाकारक क्रिया करते जाएंगे, तो क्रियाकारक की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाएगी बेटा? कम होती जाएगी। और किसकी मात्रा? उत्पाद की मात्रा क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी? उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी। अब इस प्रकार की अभिक्रियाओं को दर्शाने के लिए केवल एक अपन तीर का निशान लगाते हैं। जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया के एग्जांपल, कार्बन को आपने जलाया था किससे? दहन किया ऑक्सीजन की सहायता से, क्या बना? CO2। अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना और क्या बनना है? कार्बन डाइऑक्साइड बनना है। वैसे तो ये एग्जांपल किसका हो गया बेटा? संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल भी हो गया, लेकिन साथ में किस प्रकार की अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्रियाकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उत्पाद इसका निर्माण नहीं करता है, क्रियाकारक का निर्माण नहीं करता है। क्या कोई दूसरा अपन एग्जांपल दे सकते हैं? जैसे Mg+O O2 MgO संतुलित करने के लिए 2 लगा दो, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और दूसरा प्रकार आपके पास चल रहा है बेटा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कौन सी होगी? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक क्रिया करके क्रियाफल का निर्माण करते हैं, लेकिन उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में यदि क्रियाफल या उत्पाद
क्रिया करके पुनः किसका निर्माण करता है, क्रिया कारक का निर्माण करता है, तो ऐसे विक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय विक्रिया कहते हैं। क्या कहे अपन, वह रासायनिक विक्रिया जिसमें क्रिया कारक क्रिया करके क्रियाफल का निर्माण करता है तथा उन्हीं परिस्थितियों में उसी समय क्रियाफल क्रिया करके पुनः उत्पाद का निर्माण कर लेता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय विक्रिया। मान लो आपके पास ए और बी दो क्रिया करके क्या करते हैं, सी प्लस बी उत्पाद बनाते हैं, लेकिन उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में क्रियाफल सी प्लस बी क्रिया करके ए और बी क्रिया कारक का पुनः निर्माण कर लेते हैं, तो वो रासायनिक विक्रिया कौन सी होगी बेटा, उत्क्रमणीय विक्रिया। अब उत्क्रमणीय विक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया को शो करने के लिए दोनों तरफ किसका निशान लगाते बेटा, तीर का निशान लगाते। तीसरी विशेषता अनुत्क्रमणीय विक्रिया में क्या था, जैसे जैसे रासायनिक विक्रिया बढ़ती जाती है तो क्रिया कारक की मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और क्रिया कारक की क्रियाफल की मात्रा बढ़ती जाती है, और एक समय आता है कि क्रिया कारक की मात्रा क्या हो जाती है बेटा, शून्य हो जाती है। जब रिएक्शन पूर्ण हो जाती है तो क्रिया कारक की मात्रा क्या हो जाएगी, शून्य हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ यहां क्रिया कारक क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं, क्रियाफल पुनः क्रिया करके क्रिया कारक बनाते हैं, तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में कभी भी क्रिया कारक की मात्रा क्या नहीं होती बेटा, शून्य नहीं होती है, क्योंकि जैसे जैसे क्रिया कारक की मात्रा घटेगी क्रियाफल बनेगा, क्रियाफल को आप किस क्रिया करेगा तो आप इसकी मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्रिया कारक की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो इस स्थिति में कभी भी किसकी मात्रा, क्रिया कारक की मात्रा कभी भी क्या नहीं होती है, शून्य नहीं। अब उत्क्रमणीय विक्रिया को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर ए अग्रविक्रिया और नंबर बी प्रति अभिक्रिया। अब अग्रविक्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया कारक से किसका निर्माण होना, क्रियाफल का निर्माण होना, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी बेटा, अग्रविक्रिया। और फिर क्रियाफल की कुछ मात्रा बनने के पश्चात क्रियाफल क्रिया करके किसका निर्माण करता है बेटा, वापिस क्रिया कारक का निर्माण करता है, उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रति अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में या उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अगर वह प्रति दोनों रिएक्शन साथ चलती है जिसके कारण कभी भी क्रिया कारक की मात्रा शून्य नहीं होती है। कोई एग्जांपल, N2 पर कौन सी गैस प्रोवाइड की जाती है, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है, तो किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो कौन सी विक्रिया हो गई है, अग्रविक्रिया, और अमोनिया की स्थिति में वापस किस में टूट जाती है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में टूट जाती है, तो यह हो गई बेटा कौन सी, प्रति अभिक्रिया। यह अग्रविक्रिया और क्रियाफल से वापस किसका निर्माण होना, क्रिया कारक का निर्माण होना, कौन सी होगी बेटा, प्रति में अभिक्रिया। इस प्रकार अब तक आपके पास कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया आ बेटा, 8 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। कितने प्रकार की अभिक्रिया आ गई, 8 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। 9वां प्रकार पर पढ़ते हैं बेटा,
उदासीनीकरण, अभिक्रिया। अब नौवां प्रकार आया कौन सी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो देखो बेटा, जब किसी अम्ल की किसके साथ बेटा? सार के साथ अभिक्रिया की जाती है या अभिक्रिया होती है, तो उसके फलस्वरूप संगत लवण प्लस जल का निर्माण होता है। ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ अभिक्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप संगत लवण प्लस जल बनता है। उस रासायनिक अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कह रहे हैं? अपन परिभाषा क्या दे रहे हैं? जब किसी अम्ल की किसी क्षार के साथ क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप संगत लवण प्लस सदैव क्या बनता है? जल बनता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। तो आपके पास दो और शब्द आ गए बेटा, पहले एक अम्ल और दूसरा क्षार। अब अम्ल और क्षार की डिटेल स्टडी तो अपन 5वें लेसन में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा यहां पढ़ने के बिना ये अभिक्रिया से अपन नहीं पढ़ सकते हैं। तो अम्ल और क्षार की बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। तो पहला अंतर अम्ल और क्षार में क्या आ गया? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को, लिटमस पत्र क्या है अपन डिटेल के बाद में पढ़ेंगे। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो किसको बेटा? लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते बेटा? नीला कर देते हैं। तीसरा अंतर जो आपको इस रिएक्शन में काम आना है, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो क्या देते हैं? जलीय विलयन में OH- देते हैं। अब अम्ल और क्षार की डिटेल स्टडी अपन कह रहे हैं 5वें लेसन में, और बहुत इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन यहां आपको इस रिएक्शन को समझने के लिए 3 चीजें का। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और तीसरा अम्ल जलीय विलयन में क्या देते हैं?
H प्लस आयन देते हैं, जबकि क्षारीय पदार्थ है जो जलीय में क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। अब अपन कह रहे हैं कि अगर जलीय विलयन में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं, जबकि क्षार क्या देते हैं, जलीय विलयन में क्या देते हैं बेटा, OH आयन। अब अमल के उदाहरण नंबर फर्स्ट H2SO4, कौन सा अम्ल हो गया बेटा, सबको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल। नंबर 2 HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नंबर 3 HNO3, नाइट्रिक अम्ल। नंबर 4 CH3 COO एसिटिक अम्ल। नंबर 5 H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। इसी प्रकार सात के एग्जांपल आ जाएंगे, NaOH, KOH, MgOH, all twice, AlOH, all twice, CaOH, all twice। ये आपके पास क्या बनते बेटा, सात। अब सल्फ्यूरिक अम्ल को जब जल में मिलाया जाएगा तो ये कौन सा आयन देगा बेटा, अम्ल है तो H प्लस आयन जोड़ देगा, तो क्या देगा बेटा, 2H प्लस आयन, तो साथ में क्या देगा, ऋणायन SO4 माइनस है 2। अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसके ऋणायन का नाम आपको याद आ गया, सल्फेट। संयोजकता दो हाइड्रोजन बाहर निकले हैं, क्योंकि संयोजकता के पास है, क्या बताया था अपन ने, किसी परमाणु या परमाणु के साथ समूह के साथ जुड़ने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या ही उस परमाणु या परमाणु के समूह की क्या कहलाता है, संयोजकता कहलाता है। इस परमाणु के समूह के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तो इस पूरे की संयोजकता कितनी होगी बेटा, -2। तो सल्फेट की संयोजकता कितनी होगी, -2। HCl अम्ल जलीय विलयन में क्या देगा बेटा, H प्लस Cl माइनस, Cl माइनस क्या कहेंगे, एक परमाणु है, क्या करते लगाओगे, आयन, क्या बन जाएगा, क्लोराइड। वैलेंसी कितनी होगी संयोजकता, -1। वैसे भी निकाल के देख सकते हो, क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, और हाइड्रोजन की वैसे निकाल सकते हो, हाइड्रोजन कितने रिमूव है, 1। तीसरा कौन सा है, नाइट्रिक अम्ल जलीय विलयन में क्या देगा, H प्लस आयन, NO3 माइनस, नाम क्या होगा, नाइट्रिक अम्ल, बहुपरमाणुक है, 8 पर लगाएंगे ऋणायन में, क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। संयोजकता कितनी होगी, हाइड्रोजन 1 रिमूव हुआ है, -1। कौन सा अम्ल बेटा, एसिटिक अम्ल, क्या हो जाएगा, H प्लस CH3 COO माइनस, वैलेंसी कितनी हो गई, हाइड्रोजन 1 हटा है, संयोजकता -1, नाम क्या होगा, एसिटिक अम्ल से बहुपरमाणुक है, एसीटेट। कौन सा अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल, 2H प्लस आयन, CO3 माइनस 2, संयोजकता 2 है, कितने हाइड्रोजन बाहर निकले, 2, बहुपरमाणुक है, नाम क्या हो जाएगा, कार्बनिक अम्ल से कार्बोनेट। अब दूसरी तरफ क्षार अपने जलीय विलयन में क्या देते हैं बेटा, OH ऋणायन, ऋणायन दे रहे हैं तो साथ में क्या बनेगा, धनायन। धनायन क्या बनेगा, Na प्लस OH माइनस, KOH बेटा K प्लस OH, OH की संयोजकता -1 होती है सदैव, इसमें बेटा Mg+2 प्लस OH ऋणायन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al+3 OH माइनस,
यदि एक हाइड्रोजन निकल रहा है H प्लस आयन निकल रहा है संयोजकता 1 ऋणांक -1 2 निकल रहे -2 और 3 निकलते तो -3 और दूसरी तरफ क्षार क्या करता है OH ग्रेड और साथ में क्या करेगा धनायन। अब अपन ने उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा क्या बताई उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा बताइए पहले बेटा जब अम्ल के साथ किसकी क्रिया कराई जाती है क्षार की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है संगत लवण प्लस जल बनता है। जैसे एक साधारण से साधारण अंतर लेते हैं अपन अम्ल कौन सा लेगा HCl प्लस क्षार कौन सा लिया NaOH। अब HCl किसमें टूटेगा बेटा H प्लस आयन और Cl माइनस में। NaOH किसमें टूटेगा Na प्लस OH से ऋणायन। अब ये OH ऋणायन और ये धनायन आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं बेटा जल बना लेते हैं जिसके कारण इसको अपन कौन सी विक्रिया कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साथ में क्षार का धनायन और अम्ल का ऋणायन आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है धनायन पहले संयोजकता को ध्यान रखते हैं क्या बन जाएगा संगत लवण। कौन सा बना संगत लवण NaCl यानी कि सोडियम है क्लोराइड साथ में क्या बना H। अब इस रासायनिक अभिक्रिया में अम्ल से मुक्त होने वाले H प्लस आयन और क्षार से मुक्त होने वाले OH ऋणायन किसके आपस में क्या करते हैं उसमें से हाइड्रोजन आयन जल से अम्ल से मुक्त होने वाले H प्लस आयन और क्षार से मुक्त होने वाले OH ऋणायन आपस में क्रिया करके संगत जल बनाते हैं। जल बनाने के कारण ये आयन उदासीन हो जाते हैं या आवेश समाप्त हो जाता है इसलिए इस अभिक्रिया क्या कर दिया अपन ने उदासीनीकरण अभिक्रिया। साथ में क्या बन गया बेटा संगत है लवण। अब कोई भी अम्ल ले लो कोई भी क्षार ले लो तो बनने वाले लवण को आप क्या कर सकते हो जैसे मान लो कि आपने कौन सा अम्ल लिया बेटा HNO3 प्लस आपने कौन सा क्षार किया बेटा KOH इसमें टूटेगा H प्लस NO3 माइनस K प्लस OH ऋणायन OH और H प्लस क्रिया करके क्या बना लेंगे H2O प्लस अम्ल का क्षार का धनायन अम्ल का ऋणायन संयोजकता ध्यान रखनी है +1 -1 क्या बन जाएगा बेटा कौन सा लवण बन जाएगा KNO3 पोटेशियम है नाइट्रेट। कौन सा लवण बन जाएगा पोटेशियम है नाइट्रेट। अब इसी प्रकार आप अम्ल प्लस क्षार की क्रिया करा के क्या बना रहे हो संगत लवण प्लस है जल बना रहे हो। आप किसके बेस पर बेटा लवण के बेस पर भी कह सकते हो कि इस लवण का निर्माण करने के लिए कौन से क्षार और कौन से अम्ल ने भाग लिया था। जैसे मान लो कि आप लिख दो बेटा MgSO4 कौन सा लवण मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट लवण का निर्माण करने के लिए कौन से अम्ल और कौन से क्षार ने भाग लिया था तो लवण में धनायन किसका था क्षार का और ऋणायन किसका था है अम्ल का। निकाल दो बेटा कौन से अम्ल से ऋणायन SO4 बनता है तो H2SO4 से। कौन से क्षार से मैग्नीशियम धनायन उत्पन्न होता है
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन क्या होगा, क्या बनेगा, H प्लस SO4 माइनस Mg प्लस 2 OH माइनस, ये तो आपस में दिया गया कि क्या बना दिया, H2 और मैग्नीशियम सल्फेट रिएक्शन करके मैग्नीशियम आयन और सल्फेट ने आपस में दिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम सल्फेट। तो सिर्फ इस लवण से आप पता कर सकते हो कि इस लवण का निर्माण करने के लिए कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार भाग है। जैसे एक उदाहरण को देता हूं, कल आपको बताना है मेरे को, एक आपके पास लवण है क्या, कौन सा, एल्युमिनियम कार्बोनेट। अब आपको ये बताना है कि इस लवण का निर्माण करने के लिए कौन से अम्ल, कौन सा अम्ल और कौन सा क्षार भाग लेता है, और इसकी साथ में क्या लिखनी है आपको, संतुलित समीकरण लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है। अगर व्हाट्सएप नहीं है तो वीडियो देख रहे हैं तो मैं फिर कल फोन करके एक को पूछूंगा। अब इसके साथ आगे थोड़ा और चलो बेटा, अम्ल दो प्रकार के होते हैं और क्षार भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। एक प्रबल अम्ल और दूसरा क्या, दुर्बल अम्ल। क्षार भी कितने प्रकार के होंगे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः क्या हो जाता है, आयनित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। वह अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, वह अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनों में आयनित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, दुर्बल। प्रबल अम्ल किसे कहा अपन ने, वह अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, वह अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल। इसका मतलब क्या हुआ, वह अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है, इसका मतलब वह अम्ल जिसमें जल मिलाने पर उसमें जितने भी H+ आयन है वो सब बाहर निकल आते हैं, ऐसे अम्ल को क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। वह अम्ल जिसमें जल मिलाने पर जिसमें
में जितने भी H प्लस आयन है वो सारे मुक्त हो जाते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। और दुर्बल अम्ल कौन सा हो गया? वह अम्ल जिसमें पाए जाने वाले सभी H प्लस आयन जलीय विलयन में मुक्त नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब ये एग्जांपल दे रखे हैं आपके पास H2SO4 HCl HNO3 किस प्रकार के अम्ल है? प्रबल अम्ल। CH3COOH एस्टरिक अम्ल कार्बोनिक अम्ल किस प्रकार के अम्ल है? दुर्बल। इसी प्रकार के पास किसकी बन जाएगी? प्रबल सार की। वे सार जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक हो जाते हैं, अर्थात वह अम्ल जो अपने जलीय विलयन में कंप्लीट OH को मुक्त कर देता है, उसे अपन क्या कहते हैं? प्रबल सार कहते हैं। और वह सार जिसको अपने जलीय विलयन में सभी OH आयन को मुक्त नहीं करता है, उसे अपन क्या कहते हैं? दुर्बल सार कहते हैं। यहां बेटा ये ध्यान रखना, NaOH और KOH ये दो तो कैसे हैं? प्रबल सार, और बाकी सारे आपके पास आ रहे हैं वो सारे क्या है? दुर्बल सार। एक बार इन अम्ल और सार में प्रबल और दुर्बल सार की परिभाषा में अंतर और साथ में इनके एग्जाम्पल बड़ा अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि आगे का टॉपिक यहीं से शुरू होगा। प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं? प्रबल अम्ल का क्या है? दुर्बल अम्ल सार अम्ल कौन से हैं? उनके एग्जाम्पल कौन से हैं? प्रबल सार कौन से हैं? दुर्बल सार कौन से हैं? थैंक्स।